हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल बेटर ग्लोबल गवर्नेंस लीड बाय चाइना एंड इंडिया जो टॉपिक है उसके ऊपर। ये कोई चाइनीज़ राइटर ही हैं। तो स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि क्या बोलते हैं ऑथर। 2025 जो है वो ईयर मार्क करता है एज अ 25th एनिवर्सरी, जब डिप्लोमेटिक टाइज शेयर करते हो गया चाइना और इंडिया को। हमने पहली बार स्टार्ट किया था डिप्लोमेटिक टाइज अप्रैल 1 1950 के टाइम पे, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो 2014 से 2024 का डेटा देते हैं, जब जी यहाँ पे मोदी जी से 18 बार मिल चुके हैं। 2014 को एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया था चाइना इंडिया फ्रेंडली एक्सचेंज ईयर करके, और जी उस टाइम पे विजिट पे आए थे इंडिया पे। फिर 2015 पे मोदी जी ने पहला विजिट किया था चाइना में, और बहुत सारे ओकेशंस पे मिले हैं जी जिनपिंग और मोदी जी, जैसे कि ब्रिक्स समिट पे मिलते हैं, G20 समिट पे, SCO के साइडलाइंस पे मिलते हैं। तो जी ने अभी अभी बात किया ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पे जोहान्सबर्ग 2023 पे, पहली बार कोविड-19 के बाद, जब बहुत टाइम से मिल नहीं पाए थे, तो उस टाइम पे 2023 पे मिले। 2024 पे फिर से दो लीडर बायलैटरल मीटिंग किए, जब 16th ब्रिक्स का समिट हो रहा था कजान पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो माइलस्टोन अचीव किया है यूनाइटेड नेशन ने, उसके बारे में बात करते हैं। जो ये साल है 2025, वो साथ पे ही 80th एनिवर्सरी मार्क कर रहा है फाउंडिंग जो हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, उसको लेकर के। और जो यूएस ने एक्चुअली विक्ट्री ली थी एंटी फैसिस्ट वॉर, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद हुआ था, उसको एंटी फैसिस्ट वॉर कहते हैं। यानी कि इसको एंटी फैसिस्ट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जापान और जर्मनी जैसे कंट्री फैसिस्ट कंट्री थी, तो उसके अगेंस्ट पे यूएस ने जीता था। उसके बाद ही वो लेकर के आई जो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशन, सो दैट पीस वगैरह ला सकें, ज़्यादा दिक्कत मत हो लोगों को, जो प्रॉब्लम आ रहा मास किलिंग हो रहा वो सबसे ओवरकम किया जा सके, और कमेंट्स किया ज़्यादा ग्लोबल गवर्नेंस लाने की कोशिश की। पास्ट 80 साल पे जो यूएन बेस्ड विज़न था जिसको ग्लोबल गवर्नेंस के लिए लाया गया, वो हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन दिया है मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट को। पर कुछ स्टार्टिंग के जो डिकेड्स थे 21st सेंचुरी के, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेड और वॉलेटिलिटी बनी हुई थी, टर्बुलेंस आ रही थी। और ये जो हार्मफुल आइडियोलॉजी है इसमें यानी कि आइडियोलॉजी थी जैसे कि यूनिलैटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, आइसोलाइजेशनिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है। यूनिलैटरलिज्म अभी यूएस चाहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो एक प्रॉब्लम है। प्रोटेक्शनिज्म जो यूएस अगेन टैरिफ वगैरह लगा रहा है, वो सब दिक्कत देता है। तो बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी को अभी डिवेल करने की ज़रूरत है मेजर सब्जेक्ट में, सो दैट वो जंगल लॉ पे ना जा सके। जंगल लॉ का मतलब क्या होता है? ऐसा लॉ जहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है वो रूल करता है, उस लॉ पे जाने के लिए मना करते हैं। और बोलते हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसको इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है, उसको इस तरीके से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सो दैट हम ग्लोबल गवर्नेंस को प्रॉपर सारे लोगों की बातों से बना सके, सबका उसमें उतना ही रोल होना चाहिए। फिर बोलते हैं जो 25th SCO समिट तियानजियान में होने वाला है, उसके बारे में बोलते हैं कि 19th इन पर्सन जी मोदी मीटिंग होगा ड्यूरिंग द समिट। और हाईली एंटिसिपेट किया जा रहा है यहाँ पर पे कि जो 2.8 बिलियन पीपल्स हैं, 2.8 बिलियन पीपल है चाइना और इंडिया के, वही बस नहीं बट बाकी जो वर्ल्ड के लोग हैं उन लोग भी इस सब्जेक्ट पे बायलैटरल रिलेशन पे इंडिया और चाइना के ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अच्छे से इसको, कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, इसका आउटकम क्या होगा SCO वगैरह का। तो उसके बारे में बात करते हैं। SCO ही बोले हैं ना, हाँ SCO 25th SCO के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, 25th है तो ये। फिर पार्टनर्स नॉट राइवल्स वाले टॉपिक पे बात करते हैं कि एक जो सुधीरा कुलकर्णी करके है जो पॉलिटिकल एडवाइज़र और स्कॉलर है, उन्होंने बोला 2025 का जो तियानजियान SCO समिट हुआ है सितंबर पे, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेस हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और इसका रीज़न ये है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट है वो अपना डोमिनेंस अभी लूज़ कर रहा है, तो ग्लोबल अफेयर्स पे चेंजेस ला सकते हैं, हम इक्वलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। मिस्टर जी ने एम्फेसाइज किया कि चाइना और इंडिया दोनों एक साथ शोल्डर को रख सकते हैं, मतलब एक साथ चल सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, सो दैट इम्प्रूव कर सके जो दोनों ही कंट्री के पीपल हैं उनके वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। उन्होंने 4 पॉइंट ऑफ सजेशन दिया जो जी जिनपिंग है चाइना और इंडिया को लेकर के, जिससे स्ट्रेंथन कर सके स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और डीपन कर सके म्यूचुअल ट्रस्ट को लेकर के। तो ये बताते हैं पहला कि
डिपेंड करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए कोऑपरेशन, सो दैट कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट म्यूचुअल बेनिफिट हमको मिल सके दोनों ही कंट्री को। दूसरा चीज़ है एकोमोडेट करने की ज़रूरत है दोनों के ही कंसर्न्स को, सो दैट पीस और हार्मनी बने रहे। तीसरा बोलते हैं, चौथा बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत है, मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन लाने की ज़रूरत है। मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, सेफगार्ड कर सकते हैं हम दोनों ही अपने शेयर्ड इंटरेस्ट को। पहला तो ये था यहाँ पे कि हमको कम्युनिकेशन एंड डीपेन करना है अपने म्यूचुअल ट्रस्ट को, ठीक है, इतना था। फिर इससे क्या होगा, इससे हम ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह भी रिज्यूम कर पाए हैं, मतलब जो प्लेन वगैरह है, अभी रिसेंटली ये अपडेट आया और ये दोनों ही कंट्री को बेनिफिट करेगा। और ये जो प्रोग्रेस आया है वो सिर्फ पीपल्स ऑफ इंडिया और चाइना को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये बेनिफिट देगा। इंडिया और चाइना जो है वो पार्टनर्स है, राइवल्स नहीं। उनका कंसेंसस जो है वो ज़्यादा ओवरवेट करता है उनके डिसएग्रीमेंट से। इंडिया चाइना जो कोऑपरेशन है वो 21st सेंचुरी में जेन्युइन एशियन सेंचुरी बनाने के लिए हेल्प करेगा, जितना ज़्यादा इंडिया और चाइना का कोऑपरेशन होगा। और जो दो साइड्स हैं अगर एक साथ हाथ मिला ले तो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ, अपना मल्टीलैटरलिज्म बढ़ा सकते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनका ज़्यादा रोल रहेगा। जो ये हाइलाइट्स है तियानजिन एससीओ समिट के, वो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आया है उस पर, तो ये ध्यान रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको चाइना ने दिया और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को, जो कि रेस किया गया था जी के द्वारा, जिसमें 5 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला ये बोलते हैं कि स्टे कमिटेड सोवरेन इक्वेलिटी की तरफ आपको इस कमिटेड रहना है अपने कंट्री के लिए, सोवरेनिटी बचाए रखनी है। जैसे कि यूएस सबके ऊपर डोमिनेंस बना रहा, मान के चलो कनाडा को बोलता है कि कनाडा हमारा पार्ट है यूएस का, तो वो उसके सोवरेनिटी का तो वायलेशन है। तो वही कह रहा चाइना यहाँ पे कि स्टे कमिटेड टू सोवरेनिटी। सारे कंट्रीज़ को, चाहे उनका साइज़ कुछ भी हो, उनका जो वेल्थ है वो भले कमज़ोर ही क्यों ना हो, उनको अपना जो सोवरेनिटी है बचाए रखना चाहिए, सोवरेन रहना चाहिए। जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से नहीं देखना चाहिए। डोमेस्टिक अफेयर्स अलग होता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अलग होता है। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपना सॉवरेनिटी बचा कर रख सकें। सेकंड चीज़ जो बोलते हैं जी कि स्टे कमिटेड रहो इंटरनेशनल रूल से और जो लॉज है इंटरनेशनल वो सब से, सो दैट यूएन वगैरह के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज नॉर्म्स वगैरह हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के, वो फॉलो हो अच्छे से। और जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको ज़्यादा इस पे रोल, एक्टिव रोल दिखाना चाहिए और डिफेंड करना चाहिए इंटरनेशनल रूल्स और लॉ को, सबको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सो दैट जो डेवलप कंट्री अगर वो फॉलो करेंगे इसको अच्छे से, तो डेवलपिंग कंट्री भी करेंगे। थर्ड जो है स्टे कमिटेड टू मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बोलते हैं। जो ग्लोबल अफेयर्स है उसको डिसाइड करना चाहिए सारे लोगों के अनुमति के हिसाब से, सब लोग एक साथ मिल करके कोऑपरेशन के थ्रू उसको लाना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए और जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बनना चाहिए उसके बेसिस पे, ठीक है। अब फोर्थ जो है स्टे कमिटेड टू पीपल सेंटर्ड अप्रोच पे बोलते हैं कि पीपल्स, लोगों का जो पीपल सेंटर्ड अप्रोच है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीपल हैं नेशंस के, वो फंडामेंटल एक्टर्स हैं ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर के, और उनका जो वेलबिंग है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल्स है, उसको बेनिफिट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ कहते हैं जी जिनपिंग कि जो स्टे कमिटेड टू रियल रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, और इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ये सबसे ज़्यादा इसेंशियली ज़रूरी है कि वो रिजॉल्व कर सके जो रियल प्रॉब्लम है उसको लेकर के, और रियल रिजल्ट्स हमेशा मिलना चाहिए। और दोनों को इनको एड्रेस करना चाहिए, जो रूट है प्रॉब्लम्स का, जो कॉज है उसको भी और सिम्टम्स को भी, ये सबको एक साथ ही सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिम्टम्स को सॉल्व कर दिया और रूट को सॉल्व ही नहीं किया। तो इसमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसको ज़्यादा इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा रिसोर्स और पब्लिक गुड्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्स है डेवलप कंट्री के पास। अब जो टास्क का हेड टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, एक और भी इनिशिएटिव है, इसमें पब्लिक गुड ऑफर किया गया है, जिस पे चाइना के द्वारा इस ग्लोबल गुड इनिशिएटिव को चाइना के द्वारा लाया गया है। इसका एम ये है कि एड्रेस कर सके जो डिफिसिट है, कमी है ग्लोबल गवर्नेंस पे, उसको हटाने के लिए। जो रिफॉर्म्स और इम्प्रूव करना चाहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ओवरटर्न करना चाह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर ऑलरेडी है, और दूसरा फ्रेमवर्क भी नहीं बनाना चाह रहा है आउटसाइड द करेंट इंटरनेशनल सिस्टम लेकर के। जो गोल है वो ज़्यादा
अच्छे से जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है उसको बेटर एक्शन के लिए बनाना चाहते हैं, और हमको रेडी होना चाहिए अब अडॉप्ट करने के लिए चेंजेस की ज़रूरत है। जो की एज अ की मेंबर टू एससीओ और ब्रिक्स, चाइना और इंडिया को स्टेप अप करना चाहिए, अपने साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में अपहोल्ड करने के लिए, मल्टीलेटरलिज्म स्ट्रेंथ करने के लिए, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और जो रीजनल इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए, और साथ में ही डिफेंड करने के लिए जो इंटरनेशनल फेयरनेस एंड जस्टिस वगैरह है वो सब दिलवाना चाहिए। दोनों अगर साथ साथ काम करेंगे चाइना और इंडिया तो। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।